चलिए अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अरिथमेटिकल रीजनिंग। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए, क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा तो कुछ है नहीं। इसके क्वेश्चन जो हम करते हैं सेट्स के थ्रू करते हैं। अब सेट्स पहले समझ लेते हैं, बहुत बेसिक चीज़ है। मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस उतना बताऊंगा जितना आपको काम आने वाला है। लेट्स से ये दो सेट्स हैं आपके, सेट ए सेट बी। आप कह सकते हैं जैसे कि सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ्स को, मैथ्स में पास होने वाले बच्चों को, ठीक, और सेट बी रिप्रेजेंट कर रहा है साइंस में पास होने वाले बच्चों को, कि भाई इतने बच्चे साइंस में पास हुए, इतने बच्चे मैथ्स में पास हुए। अब लेट से दो ही सब्जेक्ट दिए हैं आपको, ये चीज़ क्लियर है। तो इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ पास वाले बच्चे, फेल वाले नहीं आ रहे हैं। तो ये पूरा जो सैम्पल स्पेस है इसको हम 100% नहीं मानेंगे। 100% तो क्या होगा, पास प्लस फेल, दैट शुड बी 100% ऑफ एक्स। या फिर कह सकते हैं 1000 बच्चा था तो 100x, तो x कितना हो जाएगा वहाँ पे 10। तो पास प्लस फेल मिला के 100x है। ये चीज़ समझ में आती है। तो ये सिर्फ पास वाला डिनोट कर रहा है, तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है। अब लेट से उसने बोला कि मैथ्स में पास होने वाले बच्चे हैं 60% और साइंस में पास होने वाले हैं 50%। ठीक, मैथ्स में पास होने वाले हैं 60% बच्चे, तो मतलब ए क्या है, 60 ऑफ x, इस पूरे ए सर्कल की वैल्यू है। और बी में पास होने वाले कितने हैं, 50%, तो 50 ऑफ एक्स। 100x है ना, पूरा 100% हो गया, तो 50% कितना होगा 50x, और 60% कितना होगा 60x। पर ये वैल्यू किसकी रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे सर्कल की। तो मतलब अगर मैं a प्लस बी यहाँ पे करता हूँ तो देखना, a की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा, ये जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ रीजन, यही तो है ए का। और बी का पूरा रीजन कौन सा हो गया, ये जो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज समझ में आई? तो बेसिकली ये जो कॉमन पार्ट है, इसको मैं चलो हाईलाइट कर देता हूं। ये जो कॉमन पार्ट है ये दो बार आ गया ना, एक बार ए में आया, एक बार बी में आया। ये चीज समझ में आई? तो बस यही मेरा पर्पस था बताना कि अगर आप ए प्लस बी डायरेक्ट कर दोगे तो मतलब क्या हो जाएगा, ये पार्ट दो बार आ जाएगा एक बार की जगह। चीज़ क्लियर है? तो अब यहाँ पे सेट्स का रोल क्या आता है, सेट्स को अगर समझना है तो ये आपका सेट ए है और लेट से ये सेट बी है, सेट ए सेट बी। तो दो तरह के इसके फंक्शंस होते हैं, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। इसको कहते हैं ए यूनियन बी और इसे कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, यूनियन मतलब कप मान लो यू और इंटरसेक्शन एन, ऐसे मान लो, कप ऐसे रखा हुआ है, कप ऐसे रखा हुआ है, ये चीज़ समझ लो। ठीक, यूनियन मतलब यू बना लो और इंटरसेक्शन मतलब कैप बना लो। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या हुआ, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करे, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करे, तो मतलब कॉमन पार्ट। तो अगर आसान भाषा में अगर इसको समझना है तो ये क्या हो जाएगा, HCF। अगर दो नंबर्स अगर अपन लेते हैं तो HCF में क्या करते हैं, उनके कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स की जगह क्या ले लिया अपन ने, सेट ले लिया। तो दोनों में जो कॉमन है वही तो लिया अपन ने पार्ट, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्शन को। अगर मैं यूनियन की बात करूं तो यूनियन क्या हो जाएगा, देखना, यूनियन मतलब ये कंप्लीट पार्ट, दिस इज कंप्लीट पार्ट ओनली वंस। तो बेसिकली क्या हो गया, पूरा सैंपल स्पेस इसने घेर लिया यूनियन ने। तो ये दूसरी भाषा में क्या कहा जा सकता है, LCM। ये तो करते हैं, लेट से अगर अपना दो नंबर है, एक ले लिया मैंने 16 और एक ले लिया मैंने 28। 16 को क्या लिख सकता हूँ 4 × 4 और 28 को क्या लिख सकता हूँ 4 × 7। दोनों में कॉमन क्या है 4, तो HCF तो क्या हो जाएगा 4। ठीक, और LCM क्या हो जाएगा, ये जो कॉमन पार्ट है वो तो लिख लिया सबसे पहले, ये LCM है अपना, कॉमन पार्ट पहले लिख लिया, फिर जो बच गया वो लिख लिया। तो आपका पूरा सैंपल स्पेस आ गया, ये कॉमन पार्ट आ गया, ये भी पार्ट आ गया। तो इसमें भी क्या हुआ, कॉमन पार्ट भी आ गया और सारा जो बचा हुआ पार्ट वो भी आ गया। तो इस तरह से अगर आप रिलेट करना चाहो, एक्चुअली आप इसको बोल नहीं सकते HCF LCM, ये सिर्फ समझने के तरीके से मैं बता रहा हूँ। HCF LCM बोलना तो गलत है, क्योंकि अपन सेट्स की बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात नहीं कर रहे। सेट्स में फैक्टर्स कहाँ से होंगे, ठीक है। तो अगर आप एक एनालॉजी की तरह देखना चाहो, एनालॉजी मतलब समानता की तरह देखना चाहो, तो समानता किससे करेंगे अपन, इसकी LCM से करेंगे और इसकी HCF से करेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।
इंटरसेक्शन का और यूनियन का। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और यही बेस्ड क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं अरिथमेटिक रीजनिंग में। ठीक है, आगे चलकर कुछ एग्जांपल्स करते हैं, थ्योरी बस इतनी ही थी इसमें। चलिए पहले एग्जांपल देखते हैं क्या कह रहा है। इन अ टाउन 65% पीपल वॉच न्यूज़ ऑन टेलीविजन, 40% रीड न्यूज़पेपर। 40% न्यूज़पेपर से लेते हैं और 65% टेलीविजन देख के। ठीक, एंड 25% डू बोथ, मतलब वो टेलीविजन भी देख रहे हैं और न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल डू नॉट वॉच न्यूज़ वाया आइदर मीडियम, या रीड वाया आइदर मीडियम, या फिर कह सकते हैं न्यूज़ ग्रास्प नहीं करते, ना पढ़ के ना देख के। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास दो सोर्सेज हैं, तो उन दोनों के हम सेट्स बना लेते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ टीवी, इसको बोल देता हूँ न्यूज़पेपर। शॉर्टकट यूज़ करते हैं, क्यों पूरा पूरा लिखें। ठीक है, अब टीवी की वैल्यू कितनी दे रखी इसने, 65%, तो मैं इसको बोल दूँ 65x। बैक्स जितना भी होगा, क्या पता 10,000 लोग हैं, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल अपन 100x मान के चलते हैं लोग, टोटल अपन 100x मान के चलते हैं। ठीक है, इसमें न्यूज़ ग्रास्प करने वाले भी कुछ होंगे, दो तरह के लोग होंगे। ये न्यूज़ ग्रास्प करने वाले होंगे, न्यूज़ ग्रास्प, और नॉन न्यूज़ ग्रास्प पीपल। ग्रास्प मतलब लेना, जो न्यूज़ नहीं ले रहे हैं वो कुछ होंगे, और न्यूज़ लेने वाले भी होंगे। न्यूज़ लेने वाले दो तरह से ले रहे हैं, टीवी से भी ले रहे हैं और न्यूज़पेपर से भी ले रहे हैं। राइट, तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट देखना है, ये वाला पार्ट बाद में ऐड करेंगे। ठीक, टीवी देखने वाले कितने परसेंट है, 65%। अब ये बात कर रहा है टाउन की, तो टोटल 100x में से तो लेंगे अपन, तो 65% ऑफ 100%, तो 65x ले लिया। और ये कितना है 40%, तो ये 40x हो गया। अब आप कहोगे सर दोनों का सम करें तो 105 हो जाएगा। अरे तो 105 तो ये दो बार आ जाएगा ना उसमें, तो ऊपर निकल गया ना, तो ये तो एक बार हटाना पड़ेगा ना, चीज़ समझ में। तो अब क्या कह रहा है, एंड बोथ 25% है, तो ये बीच वाले की वैल्यू कितनी हो गई, 25x। ये चीज़ क्लियर, ये बीच वाले की वैल्यू है 25x। अब आप देखना कि अगर इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे सर्कल की वैल्यू 40x है और इस पार्ट की वैल्यू 25x है, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 15x। अब इसको छुपा लो, ये सर्कल तो बचा, 25 + 15 कितना हो गया, 40, तो सेटिस्फाई कर रहा है अपना। ठीक, अब ऐसे ही इसको छुपा लेंगे, ये कितना है टोटल सर्कल, 65x, और ये सिर्फ इतना पार्ट कितना है, 25x, तो ये टोटल कितना हो गया, 40x। राइट, चेक करो, 40 + 25 65 आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मत करो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में कहीं फॉर्मूला भूल गए, मैंने इसलिए नहीं लिखवाया जानबूझ के कि भाई आप उसको रटो मत, आप कॉन्सेप्ट समझो, हम कॉन्सेप्ट कर क्या रहे हैं यूज़। बेसिकली हम तो इसी को सॉल्व कर रहे हैं ना, फॉर्मूला भी यही करने वाले हो, बट इसको अगर आप क्लैरिटी के थ्रू देखोगे तो जल्दी समझ में आए और सवाल भी जल्दी होगा। फार्मूला लिख के सवाल लेट हो जाता है, धीरे होता है, इससे जल्दी होगा। ठीक, चलो तो अब इसको सम करें, तो 40 + 25 + 15, 40x + 25x + 15x, ये टोटल आता है 80x। तो मतलब 80% लोग इन दोनों मीडियम्स के थ्रू न्यूज़ लेते हैं। ये वाले कौन से हो गए, 80x हो गए, तो ये कितने होंगे अपने आप, 20x। तो आंसर कितना हो गया, 20%। तो कितने परसेंटेज लोग इन दोनों मीडियम से न्यूज़ नहीं ले रहे हैं, वो हो गया 20%। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करके जल्दी भी सॉल्व होगा और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल, 7 रीड फ्रेंच, 8 रीड इंग्लिश, वाइल 3 कांट रीड आइदर। ठीक है, तो वही चीज़ अगर इसमें देखें तो यहाँ पे अपने को पहले 15 दे रखा है, 15 में 12 तो पढ़ सकते हैं फ्रेंच और इंग्लिश, और 3 दोनों में से कुछ नहीं पढ़ सकते, तो 12 में कुछ होंगे x और ये 12 - x, ये इंग्लिश वाले हैं और ये फ्रेंच वाले हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो नंबर दे रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ऐसे लिख लेते हैं ना, नंबर अपन बाद में लिख देंगे। ये अपन ने 2 सेट्स बना लिए, पहला सेट बोल देते हैं अपन फ्रेंच का, दूसरा बोल देते हैं इंग्लिश का। ठीक, फ्रेंच वाले सेट की वैल्यू कितनी है, 7, और इंग्लिश वाले सेट की कितनी है, 8। और इस पूरे सैंपल की, मतलब ये जो पूरा एरिया है, मतलब पूरा एरिया क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी, यही तो बोलेंगे ना, a + b थोड़ा बोलेंगे पूरे एरिया को, ए यूनियन बी बोलेंगे। वो कितना दे रखा है अपने को, 12, ये पूरा कितना है, 12। ठीक, अब देखना, अगर ये 7 है, ये वाला सर्कल,
इसमें 3 सेक्टर्स हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। ऐसा कह सकते हैं कि अपन ने कुछ एरिया में डिवाइड कर दिया, पहला एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया। पहले और दूसरे एरिया का सम कितना है? 7। और 1 2 3 3 एरियाज का सम, एरिया 1, एरिया 2 प्लस एरिया 3, इन 3 का सम कितना अपने पास? 12। ये तो दे ही रखा है ना कि 12 लोग दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक। अगर पहले और दूसरे का सम 7 है तो तीसरा अपने आप कितना आ जाएगा? 5। 7 + 5 12 हो गया, राइट। अब 2 और 3 का सम कितना है? 8। तो पहला कितना हो गया अपने आप? 4। यही तो है, 2 और 3 का सम कितना है? 8। 2 और 3 का सम अगर 8 आ गया तो पहला कितना आ जाएगा अपने आप? 4। तो ये हो गया 4। 4 + 5 9। तो सेकंड का एरिया कितना आ जाएगा अपने आप? 3। ये तो होगा 4 + 3 + 5 कितना हो गया? 12। और ये 4 + 3 7, 3 + 5 8, सब सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो अब अपने से क्या पूछ रहा है? देन हाउ मेनी ऑफ देम कैन रीड बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश? तो कितने पढ़ सकते हैं? 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप फॉर्मूला से करना चाहो, फॉर्मूला मैंने लिखा है तो मैं अभी बता देता हूँ कि भाई सब कहो कि सर आप फॉर्मूला नहीं बता रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे, तो भाई अपने वो कॉन्ट्रोवर्सी नहीं मांगता है, ठीक है। ए यूनियन बी क्या होगा? इक्वल्स टू ए + बी - ए इंटरसेक्शन बी। यही है फॉर्मूला, ठीक। तो ए में कितना है? 7। अगर आप यहाँ पे देखो ए यूनियन बी मतलब ये पूरा, वो कितना दे रखा अपने को? 12। ए सेट कितना अपने पास? 7। बी सेट कितना अपने पास? 8। और ये ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये कॉमन पार्ट नहीं पता अपने को, तो उसको एक्स बोल देते हैं। तो एक्स उठा के इधर लेके जाओ, 12 उठा के उधर लेके जाओ। एक्स इक्वल्स टू 7 + 8 15 - 12, सो एक्स इक्वल्स टू 3। अब आप कहोगे सर फॉर्मूले से तो बहुत इजीली हो गया, अपन ने इतनी सारी माथाफोड़ी करी नहीं। कभी कभी सवाल जल्दी भी हो जाता है फॉर्मूले से, लेकिन बाई चांस अगर आप इधर इधर गलती कर गए प्लस माइनस में, मुझे उससे डर लगता है, क्योंकि सेट्स में आप एकदम यूज टू नहीं हो, अपन क्वांट करते जाते हैं, बस उसमें एक यही चीज़ आती है जिसको मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं बच्चों को सिर्फ डायग्राम के थ्रू समझाऊँ। उससे क्या होता है, उनको क्लैरिटी आती है कि हाँ भाई हमें यही काम करना है। अगर आपको ये भी समझ में आता है, ये भी यूज़ कर सकते हो, ये तो करना ही है आपको। इससे क्या होगा, ज़रूरी नहीं है आपको हर बार इंटरसेक्शन वाला पार्ट पूछे, कभी कभी इंटरसेक्शन वाला पार्ट दिया है, जब 3 फिगर्स आएगा तब इसमें और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो उसको जितना आप एलेबोरेट कर सकते हो डायग्राम की फॉर्म में, वो फॉर्मूले की फॉर्म में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे। आगे चलते चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। इन एन एग्जाम 42% स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी एंड 52% फेल्ड इन इंग्लिश। इफ 17% स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन बोथ, तो मतलब अब हमें क्या बनाना है? फेल्ड का चार्ट, पास का नहीं बनाना है। तो वही एग्जाम में अगर अपन 100x ले लें तो कुछ पास हुए होंगे, कुछ फेल हुए होंगे। फेल हिंदी में भी हुए हैं और इंग्लिश में भी हुए हैं। हिंदी में कितने हुए हैं? 42x, और इंग्लिश में हुए हैं 52x, ठीक है। तो अब इसका अपने को चार्ट बनाना है, तो डायग्राम बना लेते हैं। पहले दोनों सेट बना लेते हैं। ये सेट ले लेते हैं हिंदी का और ये सेट ले लेते हैं अपन इंग्लिश का। हिंदी के सेट की वैल्यू कितनी है? 42x, और इंग्लिश के सेट की वैल्यू कितनी है? 52x। और क्या कह रहा है? कॉमन पार्ट मतलब जो बोथ है वो कितना है? 17x, 17%। तो दिस पार्ट इज 17x। तो अगर ये कंप्लीट 42 है, ये 17 है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा? 25x। और ये 17 है, ये 52 है, तो ये कितना हो जाएगा? 35x, ठीक। तो ये अपने को पूरा मिल गया, यूनियन मिल गया इनका, H यूनियन E। हमें क्या निकालना है? इसके अलावा जो भी बच गया। तो H यूनियन E करें तो क्या आएगा? 25x + 17x + 35x। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 77x। तो मतलब ये तो कौन से आ गए? जो बच्चे फेल हुए हैं, चाहे वो हिंदी में हुए हैं, चाहे इंग्लिश में या दोनों में हुए हैं, तो वो एटलीस्ट फेल तो हुआ है ना। अब वो पूछ क्या रहा है, देन हाउ मेनी पास इन बोथ दी सब्जेक्ट्स। तो अगर एक में फेल हुआ है तो वो उसमें तो नहीं आएगा ना, वो डेफिनेटली क्या आएगा? इस सैंपल के बाहर। वो क्या कह रहा है? दोनों में पास होना ज़रूरी है। तो ये एक में फेल है, ये एक में फेल है, और ये दोनों में फेल है, तो ये फेल वाले तो आ ही नहीं सकते ना इसमें, तो ये तो इसके बाहर ही आना चाहिए। तो 77x ये हो गया जो फेल हुए हैं। तो पास होने वाले कितने हो जाएंगे? 100x - 77x। तो पास वाले कितने हो गए? 23x,
फेल वाले हो गए 77x। तो परसेंटेज की टर्म्स में बात करें तो कितना हो जाएगा 23%। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ईजी है इसको डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना। फॉर्मूले के थ्रू कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं कभी नहीं कराता, मैं डायग्राम के थ्रू ही कराता हूँ, डायग्राम से समझना आसान होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक डिफरेंट वैरायटी देखते हैं कि इसमें क्या होता है। कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे HCF LCM को बताया था, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। आई हैव अ फ्यू स्वीट्स, इफ आई डिस्ट्रीब्यूट 2, 3 और 4 इन अ पैक, आई एम लेफ्ट विद 1। तो अगर मेरे पास 2 हैं स्वीट्स और m पैकेट्स हैं, तो मेरे पास नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है 2m+1। ठीक, अभी तो m पैकेट्स हैं, अब नेक्स्ट में 3 है, तो पैकेट्स तो ऊपर नीचे करूंगा तो 3n+1 यही है। फिर 4p+1, ये तो कह रहा है वो अगर मैं हर पैकेट में 2 स्वीट रखता हूँ तो पैकेट्स बना दूंगा तो मेरे पास लास्ट में 1 बच जाएगी। ठीक, अब 1 को तो नहीं डाल सकता मैं 2 वाले पैकेट में। ऐसे अगर 3-3 रख रहा हूँ तब भी जितने भी पैकेट्स मैंने बनाए सारे पैकेट्स बनने के बाद फिर भी 1 बच गई। फिर मैंने जब 4-4 के पैकेट्स बनाए तो 4-4 के जितने भी पैकेट्स बनाए डेफिनेटली 2 वाले से तो आधे बनेंगे, पर उसके बाद भी 1 बच गई। ठीक, फिर उसने क्या पूछा, इफ़ आई कीप 5 इन अ पैक आई एम लेफ्ट विद नन। मतलब अगर मैं 5 रखता हूँ, 5k बोल देता हूँ, तब मेरे पास 1 भी नहीं बचेगी। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्वीट्स आई हैव। ठीक, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं 2, 3, 4 इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 ये कितना आ गया 24+1। एलसीएम लिया 2, 3, 4+1 कर दिया, क्योंकि हर एक के साथ क्या बच रहा है, एक कैंडी बच रही है। अगर 2 के पैकेट्स बनाओगे 12 पैकेट्स बने और 1 बच गई। 3 के पैकेट्स बनाओगे तो 8 पैकेट्स बने 1 बच गई। फिर 4 के पैकेट्स बनाओगे तो 6 पैकेट्स बने और 1 बच गई। अभी टोटल कितना आ रहा है 25 आ रहा है ना। 5 के पैकेट्स बनाए तो 5 पैकेट्स बनाए और 1 भी नहीं बची, वो यही तो कह रहा है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। अगर कॉमन रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर ही तो है बेसिकली कि +1 या +2 या -1 या -2, वो कॉमन रिमाइंडर हटा देते हैं। ठीक, और मिनिमम निकालना था तो बस पहली वैल्यू रख देते हैं। और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, बट ईजीएस्ट यही है और जल्दी समझ में भी आता है। ठीक है, चलो 1-2 सवाल और लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। छोटा ही टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अजय एंड विजय हैज सम मार्बल्स। मार्बल्स मतलब कंचे। ठीक है, उन दोनों के पास कुछ कंचे हैं। ठीक, अजय टोल्ड विजय, अजय ने विजय को क्या बोला, इफ़ यू गिव मी x मार्बल्स, अगर तुम मुझे x कंचे दे दो, वी बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है, तो अजय ने विजय को क्या बोला, अजय के पास अगर x मार्बल आ गए और विजय के पास से x मार्बल चले गए, लेट्स से अजय के पास a मार्बल्स हैं, विजय के पास v मार्बल्स हैं, तो अगर विजय से मैं x लूँगा तो अजय को तो दूंगा x, उससे लिए विजय से लिया अजय को दे दिए, तो दोनों के क्या आ जाएंगे इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो विजय माइनस अजय क्या आ जाएगा 2x। ये तो मेरी अभी एक ही इक्वेशन बनी, बाकी कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए अलग स्टेटमेंट है। विजय टोल्ड अजय इफ़ यू गिव मी ट्वाइस एज मैनी मार्बल्स। अभी ट्वाइस एज मैनी मतलब किसके ट्वाइस, तो डेफिनेटली मतलब तुमने कहा ना मेरे को, तुम लेट्स से तुम अजय हो मैं विजय हूँ। ठीक, तुमने कहा कि मेरे को x मार्बल्स दो अपने बराबर हो जाएंगे। मैंने कहा एक काम कर भाई, तू जितने मांग रहा है उसके डबल मुझे दे दे, तो मेरे पास 30 ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब डबल x। सो विजय ने क्या कहा, मुझे 2x एक्स्ट्रा दे दो, तो लिए किससे होंगे अजय से, सो अजय माइनस 2x। राइट, तो मेरे पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे, इससे 30 ज़्यादा, जितने ही मार्बल्स आपके पास बचे उससे 30 ज़्यादा मेरे पास होंगे ना। तो अगर आपके पास x है, लेट्स से a है, तो a x सब ले चुके हैं, अपन लेते हैं m मार्बल्स लेते हैं, इसकी वैल्यू m है, मतलब आपके पास m मार्बल्स बचे, तो मेरे पास कितने होंगे m+30। राइट, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें, इन दोनों को उठा के इधर ले आता है, सो v माइनस a प्लस 2x 4x इक्वल्स टू 30। और v माइनस से हम पहले निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितना है वो 2x, तो यहाँ पर रख देते हैं 2x। सो 2x प्लस 4x इक्वल्स टू 30, 6x इक्वल्स टू 30, सो x इक्वल्स टू कितना आ गया 5। और क्या पूछ रहा है फाइंड x, तो x आ गया अपना 5। ठीक है, तो ऐसे थोड़े से ट्रिकी सवाल आएंगे। ये है तो लीनियर इक्वेशन ही, एरिथमेटिक ही है, पर इसमें रीजनिंग की अपने को जरूरत पड़ जाती है। इसमें नॉर्मल फॉर्मूला या फिर
अपन कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, यहाँ पे हम रीज़न लगाते हैं कि रीज़न क्या है इस स्टेटमेंट का। बात तो एक ही है बट थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ हंटर सेड आई हैव ऑल डक्स बट 6। मेरे पास सारी बतख हैं बट 6 नहीं है। तो मतलब उसके पास 6 क्या होंगे, बाकी बचे हुए पक्षी। मेरे पास जितना भी है, आई हैव ऑल पेन्स बट 6। तो मेरे पास जितने भी आइटम्स पड़े हुए हैं वो सब पेन हैं, लेकिन 6 जो चीज़ हैं वो पेन नहीं है। तो 6 कौन से हो सकते हैं दूसरे। पहले तो सबसे पहले देख लेते हैं जानवर कितने हैं इसके पास। डक्स है, पिजन्स है, स्पैरोज हैं। तो 3 जानवर हैं इसके पास, तो डक, पिजन एंड स्पैरो। तो उसने क्या कहा, मेरे पास सारी डक्स हैं बट 6 नहीं है। तो 6 किसकी वैल्यू होगी, पिजन प्लस स्पैरो। ये कितना होगा 6। ये चीज़ समझ में। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल पिजन्स बट 6, मतलब सारे कबूतर हैं पर 6 नहीं है। तो 6 क्या होंगे, डक और स्पैरोस। सो डक्स प्लस स्पैरोस इज 6 एंड ऑल स्पैरोस बट 6 एंड ऑल स्पैरोस बट 6। तो सारी तो चिड़िया हैं बट 6 क्या नहीं है, चिड़िया नहीं है। तो 6 क्या होंगे, डक्स एंड पिजन्स। सो डक्स प्लस पिजन्स, ये भी 6 हैं, राइट। ये स्टेटमेंट बन गया। अब इन तीनों का सम कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ डक्स प्लस पिजन्स प्लस स्पैरोस इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ से क्या आ गया, डक्स प्लस पिजन्स प्लस स्पैरोस कितना आ गया, 9 ईच। 9 आ गया टोटल। तो क्या पूछ रहा, हाउ मेनी एनिमल्स ही हैज़ इन हिज बैग इन ऑल। तो कितने एनिमल्स हैं, 9, ठीक है। और अगर आपसे बर्ड पूछता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डक को बर्ड में काउंट करेंगे नहीं करेंगे। तो छोड़ो, एनिमल पे ध्यान दो। ये तो पता है ना कि उसने जब ये बोला कि भाई 6 सारी बतख हैं बट 6 नहीं है, तो ये तो समझ में आ गया ना। बाकी सब का सम कितना होगा, 6। ऑल पिजन्स बट 6 देन ऑल स्पैरोस बट 6। तो उसके हिसाब से हमने इक्वेशंस बनाई और ये फाइनल सॉल्व कर ली, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों सवाल भी अच्छे से समझ में आएंगे। इसी तरह के सवाल आते हैं अरिथमेटिक रीजनिंग में। चलो एक सवाल और देखते हैं फिर इसको कंक्लूड कर देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। इन अ डेयरी फार्म देयर आर सम काउज एंड हेन्स। कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गियाँ हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ लेग्स व्हेन काउंटेड बाय ओनर ऑन एनी डे। किसी भी दिन उसने काउंट किया, नंबर ऑफ लेग्स वर फाउंड टू बी 40 मोर देन नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। अब एक गाय है, एक काऊ है, इसके हेड्स कितने होंगे। अगर मैं हेड की बात करूं, एक सिर ही होता है दो सिर वाली गाय तो नहीं देखी ना कहीं, ठीक है। और नंबर लेग्स देखूं तो लेग्स कितने होते हैं, 4, ठीक। फिर अगर मैं हेन की बात करूं, मुर्गी की, कितने सिर होते हैं, एक ही होता है ना। 2 मुंडी वाली मुर्गी तो नहीं देखी, भूत भूत होगी, भाग जाना उसको देख के अगर 2 मुंडी वाली मुर्गी दिख जाती है, ठीक है। तो उसका सिर एक ही होगा। और पैर कितने होते हैं मुर्गी के, 4, राइट नहीं 2 होते हैं, ठीक है। तो मुर्गी के पैर हुए 2 और काऊ के पैर हुए 4, ठीक। तो अगर मैं मान लेता हूं मेरे पास C काउज हैं और H मुर्गियां हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स तो इतना ही होंगे ना अपने पास। जितनी काऊ हैं, जितनी हेन्स हैं, जितनी गाय हैं, जितनी मुर्गियां हैं, उनका सम करके तो अपने को नंबर ऑफ हेड्स मिल जाएंगे। लेट्स से 10 गायें हैं और 15 मुर्गियां हैं, तो 10 प्लस 15 25 हो गए ना। 25 सिर ही तो मिलेंगे, उसके अलावा तो ना मिलेंगे। कोई कटी हुई मुर्गी तो नहीं है या कटी हुई गाय तो नहीं है भाई, सिर कटा हुआ है और ऐसी घूम रही है, फिर उसके पैर काउंट कर लिए, ये नहीं करना है, ठीक है। तो जितने गाय हैं और जितनी मुर्गियां हैं उन सबके सिर को काउंट किया, ठीक है। तो वो एक एक ही सबका सिर है, तो उस हिसाब से अपना आ गया H। अब क्या कह रहा है वो कि पैर कितने हैं, तो 4 हो जाएगा ना। जितनी काऊ है उसे इंटू 4 करेंगे तो हर काऊ के 4 पैर, तो C काऊ के कितने लेग्स हो गए, 4C। ऐसे ही अगर हर मुर्गी के 2 पैर हैं तो H मुर्गियों के कितने हो जाएंगे, 2H, विच इज लेट्स से L नंबर ऑफ लेग्स है। अब क्या कह रहा है, नंबर ऑफ लेग्स वर फाउंड टू बी 40 मोर देन दी हेड्स। तो L क्या है अपने पास, 40 मोर देन हेड्स। तो अब इसको सम करें तो L की वैल्यू रखते हैं 4C प्लस 2H और इसकी रखते हैं C प्लस H प्लस 40। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया, 3C प्लस H इक्वल्स टू 40, ठीक। अब यहां पे अपने पास एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। अब इसको सॉल्व करने के तरीके, काऊ अगर मैंने 13 ले ली,
C अगर मैंने 13 लिया तो H कितना आ जाएगा 1। ठीक, अगर मैंने C लिया 12 तो H कितना आ जाएगा 4। C लिया 11, H कितना आ जाएगा 7। फिर अगर मैंने C लिया 10 तो H आ जाएगा मेरे पास 10। C लिया 9, H आ जाएगा 13। C लिया अगर मैंने 8 तो H आ जाएगा मेरे पास 16। तो बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कोई कंस्ट्रेंट था नहीं। यहाँ पे एक जनरली कंस्ट्रेंट देना चाहिए था सवाल में कि भाई ये कंस्ट्रेंट है सवाल में कि भाई मुर्गियाँ लेट से ट्रिपल है, मुर्गियाँ 1/3 है काउस की, तो अपने पास एक यूनिक आंसर आ जाता ये वाला। या फिर मुर्गियाँ डबल हैं काउस की, तो अपने पास आंसर आ जाता ये। तो मोर एंड सो आपको ये चीज़ समझ में आई कि इस तरह के सवाल करने कैसे हैं। हेड्स को इस तरह से काउंट करेंगे, लेग्स को इस तरह से काउंट करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। एक अगर इक्वेशन बनी तो उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, फिर वो ऑप्शन देगा कि भाई बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है। तो वो ऑप्शन भी देखना, क्या पता ऑप्शन के हिसाब से हो, क्वेश्चन इतना ही है पर ऑप्शन में उसने 4 ऑप्शंस दिए, 4 में से हमें मैच ही एक, हमें जो सोल्यूशन आ रहा है उसमें एक ही मैच कर रहा है। ठीक है, उसने बोल दिया काउस 5 है। ठीक, काउस 5 है और हेंस 25 है। ठीक है, यही तो होगा, काउस 5 है और हेंस 25 है, तभी तो जाके 40 आएगा सम, राइट। तो ये एक ऑप्शन दे दिया उसने, तो अपने को बस रख के देखना है। ठीक, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा और अभी तक अरिथमेटिक रीजनिंग में जो जो मैंने तरीके सिखाए वो समझ में आएंगे। इसमें ऐसे ही सवाल आते हैं उठपटांग से, आपको या तो इस तरह से सॉल्व करना होगा, इक्वेशन बना के सॉल्व करना होगा, या फिर आपको सेट्स का थ्रू सॉल्व करना होगा। सेट्स वाले सवाल ईजी होते हैं, ये थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है अलग तरीके से कि हाँ भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसको यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।